हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को जस्ट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और फिर बॉन्ड क्यों बनाता है एटम्स, एंड बॉन्ड बनाने के बाद क्या उसका स्टेबिलिटी क्यों होता है बॉन्ड बनने के बाद, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे फर्दर आगे। और उसका ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है, सब चीजों को देखेंगे आगे। तो सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एटम का हम लोग लिखना चाहते हैं तो हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अब क्वांटम नंबर्स क्या है, एनर्जी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उतना डिटेल्स में अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। आगे अगर क्वांटम मैकेनिक्स का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर्स होता है क्या। सबसे पहले ये क्वांटम नंबर अगर जानना है तो हमें सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में जानना पड़ेगा। H psi इक्वल टू E psi, दिस इज इगन वैल्यू इक्वेशन। ओके, तो H यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और psi क्या है, वेव फंक्शन, और यहाँ psi वेव फंक्शन, और यहाँ एनर्जी का वैल्यू। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, टोटल एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू इससे निकल जाता है। ओके, तो यहाँ psi बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन की बात करें तो साइन psi x y z कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, x y z कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। ओके, सो x y z कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हम लोग इसको, या फिर r थीटा फाई करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x y z है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखें तो r थीटा फाई। ओके, सो psi को हम लोग लिख सकते हैं psi इज फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई। हम इसको r थीटा फाई, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करें तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r एक फंक्शन होता है r का, जिसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, और थीटा फंक्शन होता है किसका, तो थीटा का। थ्री वेरिएबल्स हैं यहाँ पे थीटा का, और फाई फंक्शन होता है फाई का। ओके, जहां r थीटा फाई क्या है उसके बारे में अगर बताना है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस। ओके, सो मान लेते हैं स्पेस में कहीं इलेक्ट्रॉन है और यहाँ न्यूक्लियस है, ओरिजिन पे न्यूक्लियस है। ओके, स्पेस में कहीं इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो फिर वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है तो जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जेड। ओके, और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है क्या, थीटा, और फिर से एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और उससे फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ये हो गया फाई। ओके, तो ये है हमारा y, ये है x, और ये z है। ओके, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अब जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्प्लिट कर देते हैं थ्री इक्वेशंस के फॉर्म में, तो हमें इसे फर्दर सॉल्व करने पे प्राप्त होता है क्या, जो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन केवल दो नंबर्स पे डिपेंड करता है, n और l, और थीटा जो है वह दो नंबर पे डिपेंड करता है, l और m, और फाई जो है केवल एक नंबर पे डिपेंड करता है, m। ओके, यानी तीन नंबर प्राप्त होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, जहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेल नंबर, किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में है तो n बराबर 1 होगा, n बराबर अगर 1 है इसका मतलब फर्स्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन, k सेल में है। n बराबर 2 है तो l सेल में है, n बराबर 3 है तो m सेल में है, यानी किस सेल में है, सेल नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। क्लियर, ठीक है। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेल में सब सेल होता है। ओके, तो फर्स्ट सेल में केवल 1s सब सेल है, सेकंड सेल में 2s सब सेल है, 2p सब सेल है। ओके, तो सब सेल के बारे में ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो n बराबर क्या हो सकता है, n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है सेल नंबर। ओके, l बराबर n बराबर 1 के लिए 0, n बराबर 2 के लिए 0 और 1, n माइनस 1 तक इसका वैल्यू होता है, 0 से लेके n माइनस 1 तक। ओके, n बराबर 3 के लिए 0 1 2। ओके, तो फर्स्ट सेल में केवल एक ही सबसेल 1s पाया जाता है,
ओके, सेकंड सेल में कौन कौन सा, तो 1s पाया 2s पाया जाता है और 2p पाया जाता है। और थर्ड सेल में क्या होता है, 3s 3p और 3d। ओके, तो ये सब सेल के बारे में एल बताता है। ठीक है, m क्योंकि एक सब सेल में कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जो डिजेनरेट है, तो डिजेनरेट है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। तो अब स्पाशियल ओरिएंटेशन उस ऑर्बिटल का क्या है उसके बारे में m बताता है। तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l के लिए m का प्लस l माइनस 1 l माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 2 और अप टू माइनस l, ये होता है m का वैल्यू। ओके, तो जैसे कि 2p सेल हो गया, तो 2p सेल के लिए l बराबर क्या होता है 1, तो m का वैल्यू क्या होगा प्लस 1 0 और माइनस 1, यानी ये ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल है। ओके, तो एक हो जाएगा इसमें px, दूसरा हो जाएगा py, दूसरा pz। ओके, तो kl nl m के बारे में हम लोग जान चुके हैं, 3 क्वांटम नंबर जो कि आया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इसके अलावा चौथा क्वांटम नंबर भी होता है जो स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट से आया है, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं, चाहे वह क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। ओके, तो वह फोर्थ क्वांटम नंबर आया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कभी लिखना है तो हमें 3 रूल्स की जरूरत पड़ती है। पहला है ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है हुन्स रूल और तीसरा है पाउलिच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुन्स रूल और तीसरा है पाउलिच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलिच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ऑफ प्रिंसिपल है बेसिकली जो लोअर एनर्जी वाला सेल है, सब सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। अगर लोअर एनर्जी वाला सब सेल भर जाता है तब हायर एनर्जी वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, सिंपल सा बात। तो अब एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है वह हमें कैसे पता चलेगा, तो उससे पता करने के लिए हमें n प्लस l रूल की जरूरत पड़ती है, जहां n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो n प्लस l रूल डिसाइड करता है किस सबसेल का एनर्जी कम है और किस सबसेल का एनर्जी ज्यादा है। ओके, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 1s, n बराबर क्या है 1, l बराबर क्या है 0, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस l क्या हो जाएगा 1। फिर 2s में क्या है, तो n बराबर 2, l बराबर 0, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2। तो 2s का एनर्जी 1s से ज्यादा है। अब 2p में क्या है, 2p में n बराबर 2 और l बराबर क्या हो गया 1, और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3, तो 2p का एनर्जी इससे भी ज्यादा हो गया। अब 3s देखते हैं, 3s और 2p में किसका एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो 3s के लिए n बराबर क्या होता है 3, l बराबर क्या होता है 0, तो 3, इसमें भी n प्लस l 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 2 प्लस 1 भी 3 होता है और 3 प्लस 0 भी 3 होता है। ओके, तो अब किसका एनर्जी कम होगा, n का वैल्यू, n का कंट्रीब्यूशन एनर्जी में ज्यादा होगा। जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे n का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वहां पे। ओके, तो n का वैल्यू जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर विल बी एनर्जी, यानी यहाँ पे n बराबर 2 है, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरीके से सबसेल का एनर्जी क्या है वह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल जहां पे है जैसे कि 2p है। ओके, तो इसमें अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हुन्स रूल कहता है क्या, पैरेलल स्पिन का इलेक्ट्रॉन पहले डालिए इस एक में, इसमें डालिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, एक एक पैरेलल स्पिन का इलेक्ट्रॉन डालिए, और जब सारे ऑर्बिटल्स भर जाते हैं तब उससे पेयरिंग करना शुरू कीजिए, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड होगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हुन्स रूल का एक कंक्लूजन आता है जिसमें ये बताता है क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर किसी भी सबसेल का, वह मोर स्टेबल होता है, यहाँ एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है, मोर स्टेबल होता है। ओके, और पाउलिच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी दो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एटम में चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है,
पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। तो इसके लिए n बराबर क्या है 4, इसके लिए भी 4, l बराबर इसके लिए क्या है 0 0, m बराबर इसके लिए क्या है 0 0, s बराबर इसके लिए अगर प्लस हाफ तो इसके लिए माइनस हाफ। अगर चारों क्वांटम नंबर को हम लोग सेम कर देंगे ओके, तब जाके यहाँ पे पेयर होगा, नहीं तो पेयर नहीं होगा। यानी चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान, यह नेचर का नियम है, हर जगह होता है। एक पेड़ के दो पत्ते भी बिल्कुल सेम नहीं होते। अगर बारीकी से उसको देखा जाए माइक्रोस्कोप की मदद से तो उसमें काफी भिन्नताएं होती है। एक माँ बाप के दो बच्चे बिल्कुल समान नहीं होते, दोनों में भिन्नताएं होती है। उसी तरीके से एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल समान नहीं हो सकता। दोनों का चारों क्वांटम नंबर में कम से कम एक क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा। ओके, तो ये है डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एज पर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। एटॉमिक नंबर क्या क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सब शेल। ओके, यानी क्लोरीन में 17 प्रोटॉन भी है और 17 इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, तो 17 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। 2s में कितना 2, उसके बाद 2p में, 2p में कितना 6, 10 तो यहां तक हो गया। अब हमारे पास 3s 3p बच गया। ओके, तो 3s 3p बच गया। 3s में कितना जाएगा 10 2 12 और फिर 5 बच जाएगा, तो 5 ऐसे। अगर ये 5 p सबसे को थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं p ऑर्बिटल क्या है, ट्रिपलेट जनरेट है, px py pz। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग डालेंगे? ये m बराबर क्या है यहाँ पे +1, ये 0, ये -1। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ और एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अभ्यास कर सकते हैं। क्रोमियम का कर लेते हैं, क्रोमियम 24। ओके, तो क्रोमियम 24 में आर्गन का क्या होता है 18, तो लिख लेते हैं, यानी 3 पीसेस का पूरा बच गया है ना। हमारे पास क्या बच गया 4s बच गया और 3d बच गया। ओके, इलेक्ट्रॉन कितना बच गया तो 6 और ये दोनों ऑर्बिटल है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन d ऑर्बिटल क्या होता है 5 फोल्ड डिजेनरेट। d के लिए m बराबर क्या +2, m d के लिए l बराबर क्या 2, तो m बराबर क्या होगा +2 +1 0 -1 -2। ओके, तो m का ये 5 का वैल्यू हो सकता है, यानी 5 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल है, डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे तो ये 5 फोल्ड डिजेनरेट d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और हुन्स रूल क्या कहता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एंड 4s1 होगा। ओके, तो अभी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने सीखा है। आप लोग चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं जो बच्चे हैं। तो बेसिकली अभी 2 से 3 दिन के अंदर में अप टू एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ज्योमेट्री क्या होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका सिमेट्री हम लोग देखेंगे। ओके, तो एक एक मॉलिक्यूल में अपना एक ब्यूटीनेस है, उस ब्यूटी को हम लोग समझ सकते हैं सिमेट्री को देखने के बाद। तो यही है, मजा आया कि आप लोग पढ़िए, फिर मिलते हैं। ओके।